नमस्कार, हरकारा के इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज 10 जुलाई की ये शाम है और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो विशेष सघन पुनरीक्षण जो शुरू किया था बिहार की मतदाता सूची को लिए, उसके खिलाफ जो बहुत सारी याचिकाएँ आई थी, उस पे आज सुनवाई हुई और उस सुनवाई को कई लोग उसको अलग-अलग तरह से देख रहे हैं। एक हैं जो कह रहे हैं कि जो ये जो एसआईआर जो है, जो सघन पुनरीक्षण है मतदाता सूची का, वो जारी रहेगा और तो इस तरह से ये एक एक तरफ की कानून की जीत है। पर दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो 11 जो दस्तावेज हैं, उनमें से आधार और बाकी कागज़ों को भी जोड़ने की उन्होंने बात की है। इसमें जो आज का जो अदालत में जो कुछ कार्रवाई हुई, उसके बारे में थोड़ा-सा बता देता हूँ और फिर मैं आपको अपने आज के खास मेहमान की तरफ ले चलूँगा। तो इसमें जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है, योगेंद्र यादव हैं, कई पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिसमें आरजेडी भी शामिल है। उन लोगों ने इसका विरोध किया था इस याचिका के ज़रिए इस चुनाव आयोग की इस कार्रवाई का, ये कहते हुए कि इसमें जो लोग हाशिए पर खड़े हुए हैं, जो लोग प्रवासी मज़दूर हैं, उन सबको इससे दिक्कत होने वाली है और अल्पसंख्यकों को भी जो कि इसको लेकर बड़ा एक सवाल उठ पड़ा है कि ये सिर्फ़ मतदाता सूची जितना छोटा-सा मामला या बड़ा-सा मामला नहीं है, पर इसमें नागरिकता और विदेशी घुसपैठिए वाली जो चुनावी हुंकार चलती रहती है, उन सब के बारे में भी बातचीत होने वाली है। तो इस पे फिर कई सारे सवाल बहस हुई काफ़ी लंबी और जस्टिस सुभाष दूलिया और जॉय मौलिया बागची ने कहा कि ये चल सकता है, पर इस पे दोबारा सुनवाई अभी होगी और उन्होंने चुनाव आयोग को ये सुझाव दिया है कि इसमें आधार मतदाता जो वोटर आईडी जो होता है और राशन कार्ड वगैरह जो होता है अ, उनको शामिल करें और साथ में ये भी कहा कि आप चाहें तो अगर आपके पास समुचित कारण हो तो आप इनको खारिज भी कर सकते हैं इन दावों को जब ये दावे किए जाएँगे तो। तो ये एक आज का जो विकास था और मेरे साथ जो है कामायनी स्वामी हैं। जो अररिया में है इस वक़्त और लंबे समय से जन आंदोलन का हिस्सा रही है, उसमें नर्मदा बचाओ आंदोलन का भी है और उसके पहले सूचना का अधिकार को लेकर वो जुड़ी हुई हैं। मज़दूर किसान शक्ति संगठन से वो जुड़ी हुई हैं और वो बिहार में जन जागरण शक्ति संगठन चलाती हैं, जो किसान और मज़दूरों को लेकर है। 2 दिन पहले उन्होंने योगेंद्र यादव और एक और साथी के साथ एक लेख उनका इंडियन एक्सप्रेस में छपा था जिसमें उन्होंने उनके दल, उनकी टीम ने एक सर्वेक्षण किया था कि ये किस तरह से ज़मीन पर दिखलाई पड़ रहा है। वो एक बहुत बड़ा सर्वे तो नहीं था पर उसपे फिर भी एक जो खास बातें निकल कर आई थी। तो पहले कामायनी से मैं ये समझना चाहता हूँ कि आज के फैसले को, आज जो कोर्ट में जो कुछ हुआ, उसके बाद उनकी उम्मीद और उनकी जो लड़ाई जो चल रही है उसको लेकर वो अब क्या सोच रही हैं? धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। मुझे लगता है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नहीं, अगर हम ध्यान दें तो कल एक बहुत बड़ा बिहार बंद हुआ था और देशव्यापी आम हड़ताल भी थी। तो इन दोनों को अगर मैं सोच रही हूँ उसका क्या असर पड़ा, तो कहीं पर ऐसा लग रहा है कि ये बुलडोजर सरकार लिटरली है, क्योंकि सुन नहीं रहे हैं। और कल के इतने इफेक्टिव बंद के बाद और कंबाइंड स्ट्रेंथ, जिसमें साधारण लोग से लेकर के ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड यूनियंस के लोग सड़कों पर थे, कोई खास रिस्पांस नहीं सुनाई दे रहा है इलेक्शन कमीशन से या फिर सरकार से। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे जो मुझे समझ आया है, देखिए मैं लॉयर तो नहीं हूँ, पर मुझे जो समझ आया है, और पता नहीं क्यों एक उम्मीद थी, आई एम श्योर वो वाजिब ना रही हो, कि एक स्टे होना चाहिए था। बट फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, जो मैंने डिबेट पढ़ी लाइव लॉ पर, उसमें ये समझ आया कि ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष सघन पुनरीक्षण करने का मैंडेट है, पावर है इलेक्शन कमीशन के पास। वो क्यों कर रही है 22 साल बाद, वो अचानक चुनाव से पहले जगकर क्यों कर रही है, जो शायद हरकारा पे आपने 20 सवालों की सूची दी है, वो तो है ही, हमें समझना ही चाहिए। बट गुड ये है कि एक लंबी बहस हुई, सबको अपनी बातें रखने का मौका मिला सुप्रीम कोर्ट में, अगेन जो मैंने पढ़ा है उसके आधार पे। और कई सारे आर्ग्यूमेंट्स जो कर रहे हैं पिटिशनर्स,
उनको गंभीरता से लिया गया, थोड़ी सी शायद फटकार भी पड़ी है, और 4 घंटे की बहस हुई है, और फिर ये भी सुझाव दिया गया इलेक्शन कमीशन को कि आप जो जो डॉक्यूमेंट्स जो हमारे सर्वे में भी निकला, जो सबके पास हैं, चाहे वो आधार हो या राशन कार्ड हो और वोटर आई कार्ड हो ईसीआई का खुद, उसको कंसिडर करेंगे इन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में, स्पेशली बिकॉज 11 की जो लिस्ट इशू की है इलेक्शन कमीशन ने, उन्होंने खुद कहा है कि वो एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। हाँ, तो ये जो लगातार तो एक तरह की भ्रम की स्थिति बनी हुई है और लोगों को खासतौर पे विश्वास में लेने की बात भी नहीं है। समय भी नहीं दिया गया है सबको उस तरह से कि जहाँ पर वो एक 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 और ना ही मतलब विश्वास में भी नहीं लिया गया। तो उन सारी बातों में मतलब ये साफ-साफ ये दिखता है कि इसकी कोई इस फैसले की हम लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, चुनाव प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए, एक जन पक्षधर कार्रवाई के लिए तो शायद हम नहीं दिखने पड़ रहे हैं इस पूरे कार्रवाई में। और उसको लेकर जो मुझे जो एक अंदेशा ये भी है कि बिहार में जो चुनाव जब होंगे तो मुद्दा ये मतदाता सूची रहने वाला है या वहाँ के जो ज़मीनी मुद्दे जो होने चाहिए वो होने वाले हैं। एक और बात जो उसमें शायद देखने को मिल रही है जो कि मैंने आज फिर जो मुख्यधारा का मीडिया जिसको मैं बहुत संदेह से देखता हूँ, तो उनकी सारी सबकी हेडलाइंस है कि हाँ, ये सरकार की तरफ से जीत है कि ये जो रिवीजन है ये जारी रहेगा, उसको कोई पर मेरे ख्याल से ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम दोबारा इस बारे में बात करेंगे। उन्होंने ये कहा है कि इसमें वो चीज़ें जोड़ी जिससे लोगों के लिए जिसको जिसको खुद वो मानते हैं, वो अपनी मतदाता अपने आई कार्ड को ही मानने से मना कर रहे हैं। तो ये किस तरह का जो तो ये सारे अंतर्विरोधों के बीच में तो दिक्कतें अभी भी रहेंगी पर शायद थोड़ी-सी आसान हों। पर क्या आपको अभी भी लगता है कि ये पूरी कार्रवाई पूरी ईमानदारी के साथ इसको तसल्ली बख्श तरीके से बिहार में हो सकती है? बचे 15 दिन बचे हैं आज 10 तारीख है, 25 को ये कार्रवाई पूरी होगी। नहीं कि देखिए बात कई स्तर पे है, जैसे थोड़ा सा अगर लाइटली ले तो एक बीएलओ महोदय न्यूज में आया कि वो स्कूल की छत पे चढ़ गए और उन्होंने कहा मैं ये नहीं करूंगा। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे बीएलओ की हालत है। एक बीएलओ महोदय में मतलब हमें भी फॉर्म भरना पड़ा है, हमने भी कल फॉर्म भरा है, और हमने कहा कि भाई वो दूसरी कॉपी कहाँ है न्यूमरेशन फॉर्म की, तो उन्होंने कहा इतना भारी बस्ता लेके चल रहा हूँ, सोचिए अगर मैं कॉपीज भी लेके चलूंगा तो कितना भारी हो जाएगा बस्ता। तो मतलब टेक इट लाइटली। हाँ, मतलब सचमुच क्या एक्सरसाइज है। जिस बिहार सरकार ने अपना पूरा मैंडेट से एसईसीसी किया तो 5 महीना लगा, जो आंध्र प्रदेश में कह रहे हैं कि 1 साल लगा करने में कास्ट सेंसस। तो मतलब हम क्या कह रहे हैं, जो देश के अलग अलग इलाके, मतलब बिहार तो फिर भी हमारा अंडर डेवलप्ड इलाका है, अलग अलग इलाकों में हमारा ये रहा है कि हमें बहुत टाइम लगता है चीजें करने में, फिर बहुत सारे लोग छूट जाते हैं, फिर उनको इंक्लूड किया जाता है। आधार एक तरह से यही कहा गया था ना कि भाई अब आधार आ गया, अब सब का आधार यही आधार होने वाला है। बायोमेट्रिक हो गया जो है, भले भले हमें अपनी तस्वीरें उसमें किसी को पसंद नहीं आएगी जो आधार में हमारी फोटो छपती है, और वो दरअसल बायोमेट्रिक तस्वीर हमारी है, तो वो ऐसा करके ये इससे अधिक वैज्ञानिक और कुछ नहीं हो सकता हमारी पहचान के लिए। और वो भी जो है चुनाव आयोग उसको भी मानने से इनकार कर रहा है। तो ये जो अजीब तरह की स्वायत्तता का इस्तेमाल है और खासतौर पे लोगों की मुश्किलें और दिक्कतें बढ़ाने के लिए, और उसमें शायद बीएलओ भी शामिल है क्योंकि उनकी भी जैसा आप बता रही हैं, तो उन बेचारों की दिक्कतें भी मतलब कम नहीं हो रही हैं, और उसमें से जाहिर तौर पे जब इस तरह से चीजें होती हैं तो लोग फिर काफी सारी खानापुरी में चीजें करने लगते हैं। और उसमें जो जो हमारा जो असली मकसद होना चाहिए, जो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, चुनाव प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए, एक दुरुस्त मतदाता सूची बनाने के लिए, तो ये जो हड़बड़ी, ये जो और फिर उसमें बार-बार इस तरह से कहना, जैसे कि आज बहुत दिलचस्प था सुप्रीम कोर्ट में जो पहली दलील इलेक्शन कमीशन के जो वकील ने दी, वो कहा कि ये लोग जो यहाँ के हैं ही नहीं, ये लोग क्यों इतने इसके लिए। ये कुछ कॉलम-वॉलम लिखते हैं जो कमायनी की तरह और योगेंद्र यादव की तरह, और कुछ लोग हैं जो ये हमेशा इस तरह की बातें करते रहते हैं, इनका कोई मतलब नहीं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जज को बोलना पड़ा कि भाई आप क्या मतलब गंभीरता से बात कर रहे हैं, आप क्या मतलब क्या कह रहे हैं इसमें? मतलब ये उनका पहला तर्क रहा होगा कि भाई ये जो लोग एतराज कर रहे हैं ये बिहार के लोग नहीं हैं, ये लोग तो सिर्फ
दिल्ली विल्ली के हैं जिनको इस तरह की बातें मतलब, तो उनको एक तरह से स्लाइड करने की बात भी थी, जबकि ये सवाल बहुत गहरे और गंभीर सवाल है। तो चुनाव आयोग की गंभीरता को लेकर ना वो कोर्ट में भी नहीं दिखलाई पड़ी कि जिसको लेकर वो बार बार, और फिर ये बार बार वो ये भी सुनाई पड़ता रहा कि उनका ये उनके पास ये अधिकार है जिसको लेकर वो सवाल उठते रहे वहां पे। आपने जो वहां पे सर्वे किया तो उसको उसके बारे में बताइए, क्योंकि वो हिंदी भाषियों को थोड़ा सा पता चले कि उसमें क्या निकल कर आया, और उसमें चुनाव आयोग को लेकर आपने किस तरह के सवाल आपने खड़े किए प्रक्रिया को लेकर। तो देखिए, हुआ ये था कि 26 मैं भारत जोड़ो अभियान से भी जुड़ी हूँ, जो एक सिविल सोसाइटी इनिशिएटिव है, नॉन पार्टी पॉलिटिकल इनिशिएटिव है। और हम लोगों ने 26 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पटना में, जिसमें क्लियरली कुछ सवाल पूछे थे इलेक्शन कमीशन से, और कुछ डिमांड्स रखी थी। उसमें हमारी 3 क्लियर डिमांड्स मैं आपके सामने रख देती हूँ, फिर मैं सर्वे पे जाती हूँ, कंटेक्स्ट सेट कर रही हूँ कि ये शुरू कैसे हुआ। तो ये डिमांड ये थी कि ये जो निर्देश निकाले हैं एसआईआर के, इन्हें तुरंत वापस लिया जाए। दूसरा कि इलेक्शन कमीशन का ये कहना था कि हम बहुत सारी मीटिंग्स कर चुके हैं पॉलिटिकल पार्टीज के संग, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के संग, तो हमारा कहना था कि ये उनसे शेयर नहीं किया गया एसआईआर, एंड एसआईआर एक सरप्राइज की तरह से लोगों पर डाल दिया गया 24 जून को जब ये घोषणा आई। तो उसको कंसल्टेटिव प्रोसेस के थ्रू लोगों से बातचीत कर, ये डिफरेंट पार्टीज से और स्टेक होल्डर्स से बातचीत करके, जन संगठनों से किया जाए। और तीसरा कि मतदाता सूची पर होने का मैं हूं ऑलरेडी, तो ओनस अब मुझ पे नहीं डाला जाए कि मैं क्यों हूं, मैं आपको एक्सप्लेन करूं, मैं तो ऑलरेडी हूं मतदाता सूची पर। तो ये था। और फिर हम लोग को लगा कि पर बहुत सारे आर्टिकुलेशंस है जो बहुत बढ़िया हैं, जैसे हमारी ही भारत जोड़ो की नेशनल टीम ने कुछ आंकड़े निकाले, मैं आपके सामने रख रही हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग आंकड़े थे। उसमें था कि 2001 से 2004 में जिन लोगों की पैदाइश हुई, उनमें से मात्र 2.8% के पास जन्म प्रमाण पत्र था, जिसे हम बर्थ सर्टिफिकेट कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत कम, 100 में 3 लोगों के पास बर्थ प्रमाण पत्र था। और इससे पहले अगर आप मुझसे मेरे माता पिता का लाने के लिए कहेंगे तो मेरी क्या हालत हो जाएगी। तो इस तरह की बातचीत, इस तरह के आंकड़े थे हमारे पास, पर हमारे पास जमीन पर एक्चुअली क्या हो रहा है ये नहीं था। तो हम लोगों ने अपने आप को एक मैंडेट दिया कि 2 चीजों पर हम निकल करके हम भी एक सघन सर्वे करते हैं और पता करते हैं कि एक, सरकार कह रही है कि हम 7.9 करोड़ लोगों के दरवाजे पर जाएंगे, उन्हें एन्यूमरेशन फॉर्म्स देंगे, वो फॉर्म्स भरेंगे, चाहे वो कोई भी हो, वो 2003 में भी हमारे वोटर थे, 25 में भी हमारे वोटर थे, तो भी वो एक फॉर्म तो भरेंगे। हालांकि प्रूफ नहीं लगाएंगे अगर हम दोनों लिस्ट पे थे और हम बुजुर्ग हैं, मगर कम से कम हम हमारा फोटो लगाएंगे, हम साइन करेंगे और एक एफिडेविट देंगे कि सचमुच ये सच है, सत्य है, और मैं आपको जमा कर रही हूँ। फिर हम बीएलओ को देंगे, बीएलओ से प्राप्ति लेंगे। तो वो सबको करा रहे हैं। और दूसरा, तो हम ये पता करेंगे कि एक्चुअली एन्यूमरेशन फॉर्म्स लोगों के पास किस रेशियो में पहुंच रहे हैं। और दूसरा, हमने अपने आप को मैंडेट दिया ये पता करने का कि अगर हम नहीं हैं इन दोनों लिस्टों पर, एक लिस्ट पर हैं, हम 40 साल से कम हैं, ये जो पूरा एक 18 to 40 वाला ब्रैकेट है, इसको जब अपने डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, तो फिर ये डॉक्यूमेंट्स जो इलेक्शन कमीशन मांग रहा है, उन्होंने 11 की एक सूची निकाली, वो 11 में से एक्चुअली लोगों के पास कितना होगा। तो ये था हमारा मैंडेट। जब हम बाहर निकले तो हमें पता चला कि मात्र 43% लोगों के पास एन्यूमरेशन फॉर्म्स पहुंचे हैं, वो फॉर्म प्रिंटेड यूनिक हमारी फोटो के साथ। वो फॉर्म इलेक्शन कमीशन ने डाटा दिया जब हमने 7 तारीख को 5, 6, 7 को किया, 8 की सुबह इलेक्शन कमीशन ने कहा हमने 94% लोगों के पास पहुंचा दिए। तो भाई 7 की रात में कुछ बहुत ही इंटेंसिव तो किया नहीं गया होगा। उनका अच्छा इतिहास रहा है कि देर शाम के बाद उनके पास आंकड़ों का जो बढ़ाने का उनका एक लंबा इतिहास है और खासे चर्चा में रहे हैं, और पूरी दुनिया चकित है कि इस तरह से वो कैसे कर लेते हैं, वो चाहे महाराष्ट्र में हो अब या शायद वो बिहार में भी देखने को मिल रहा है। तो ये आप जो बात कह रही है इसमें ये थोड़ी आश्चर्यजनक तो है, पर दरअसल कोई नई बात के सिलसिले में जो हम बात कर रहे हैं। तो एक हमें जो डिस्क्रिपेंसी दिखी वो तो ऑब्वियस थी कि भाई, मतलब कितना भी छोटा सर्वे हो, कितना भी नॉन रिप्रेजेंटेटिव सर्वे हो, जमीन में 12 टीम्स, 27 लोग, 28 लोग घूमे, 3 दिन घूमे, अलग अलग एरियाज में घूमे,
कुछ उसमें एससी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, कुछ नहीं है। उसके बावजूद एक कॉमन फाइंडिंग ये आई कि भाई 50% से कम लोगों को एन्यूमरेशन फॉर्म्स दिए गए। दूसरी फाइंडिंग ये आई कि जिन लोगों से एक्चुअली एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो ये 11 में से कोई एक दस्तावेज दें, उन लोगों में 40% के पास तो नहीं है ये दस्तावेज, वो नहीं ही दे पाएंगे। तो अब अगर हम ये मानते हैं कि मतदान एक ऐसी चीज है जो बुनियाद है हमारे लोकतंत्र की, और हमारी संवैधानिक जरूरत है कि हर हिंदुस्तानी भाग ले चुनावी प्रक्रिया में, तो फिर हम एक्चुअली 40% तो बहुत बड़ी संख्या होती है छोड़ने के लिए, मगर क्या हम किसी एक को भी छोड़ना चाहते? तो आइडियल, वापस जाते हुए सुप्रीम कोर्ट की चर्चाओं पर, मैं वहां नहीं थी, मगर अगर सुप्रीम कोर्ट की चर्चा जो समझ रहे हैं उसको देखें, तो क्या ये नहीं होना चाहिए कि 2025 जनवरी में जो भी रोल्स पे था वो तो रहेंगे ही, अब इसके सिवा कोई विशेष कारण हो किसी एक को हटाने का या किसी को जोड़ने का, तो जोड़ा जाए। यही होना ही चाहिए और यही होता भी रहा है अभी तक। तो इसमें जो ये भी बात है कि जो लोकसभा में जिन्होंने वोट दिया वो शायद अब जो है अब इस बात के हकदार नहीं। और दूसरी बात ये जो आपने कही कि जो भारत में पैदा हुआ है जो, तो वो तो मतदाता है ही, तो ये जो ओनस है बार बार ये साबित करने का कि तुम बताओ। तो हमारी जो टैगलाइन है इसकी, इस पूरे हम लोग लगातार इस पे स्टोरीज करते रहेंगे, और उसमें ये है कि मतदाता जो है बिहार का कटघरे में है। हालांकि बिहार का ही तो पूरे देश में भी होने वाला है, जैसे कि बाद में रिपोर्टर्स कलेक्टिव की खबर भी आई थी। तो मतदाता कटघरे में और लोकतंत्र खतरे में है, जिस तरह से उसको हम लोग देख रहे हैं, और उसको लगातार उसको हम देखते रहेंगे। तो ये जो पर जो इसके इम्प्लीकेशंस के स्तर पे आप बिहार में कैसे देखती है इसको, कि ये मतलब इससे कितनी मुश्किलें होने वाली हैं दरअसल, खासतौर पे आप उन लोगों के साथ काम करती हैं जो लोग हाशिए पर हैं, जो मजदूर हैं, जो प्रवासी हैं, किसान भी हैं, साक्षरता की भी वहाँ पे कमी है, और फिर जो अल्पसंख्यक है, जो मुसलमान है, जिसपे बार बार जो झारखंड में भी एक तरह से चीख पुकार मचाई गई थी इस बात की लेकर कि ये विदेशी घुसपैठियों को लेकर बहुत ज्यादा एक चुनावी नारा होता है भारतीय जनता पार्टी का और उनके सहयोगी पार्टियों का। हालांकि उनके सहयोगी पार्टियों को उनके वोट चाहिए होते हैं, पर हम असम में ये देख रहे हैं, और हम झारखंड में ये बात देखी थी, हालांकि झारखंड में वो चुनाव जीत नहीं पाए थे सब कहने के बाद भी। तो आपको क्या लगता है कि इसका जो प्ले आउट होगा अगले 3-4 महीनों में जब तक चुनाव होते हैं, ये किस तरह से, क्योंकि ये सिर्फ जाहिर तौर पे एक बहुत ही मासूम नौकरशाही कार्रवाई नहीं है, ये एक इसमें कुछ और तो है, साफ साफ झलक रहा है, जैसे बात हो रही है, इस तरह से बात कर रहे हैं, इस तरह से चुप्पियां बरती जा रही हैं सरकार की तरफ से, उन पार्टियों की तरफ जो सत्तारूढ़ है। मुख्य धारा का मीडिया में देख रहा था कि वहां भी एक तरफ सब वो एक तरफा जो होता है कि कोई जैसे कोई ये चुनाव या लोकतंत्र नहीं हो, ये कोई आईपीएल मैच का एक नतीजा हो जिसको लेकर आप दौड़ पड़े और उसको एक सरलीकृत जवाब में ले जाएं और उसको उस तरह से आप देखें और उसकी गंभीरताओं से खुद को बचा के रखें, और उसके बारे में आप सोचेंगे नहीं, सवाल नहीं करेंगे, और सवाल करने वालों को शायद आप उसको पसंद भी नहीं करेंगे उस तरह से। इसको आप कैसे देखती हैं में अगले 3-4 महीने इसको, 25 जुलाई तक ये ऐसे होगा, फिर उसके बाद आगे क्या होगा उसका? तो एक तो ये है कि जैसे आप टैगलाइन यूज कर रहे हैं, हम लोग तो एक सिंपल टैगलाइन ये भी यूज कर रहे हैं कि भाई नोटबंदी के बाद वोट बंदी, या अब हम वोट ही नहीं डाल रहे हैं तो आप वोट बंदी कर रहे हैं ऐसा। पर एक है कि मतलब हम दो चीजों को अलग करते हैं, एक है जो सर्वे में निकल कर आया जो मैंने आपके सामने रखा, दो मेन चीजें, और एक होता है एक क्वालिटेटिव फील, आप जब जाते हैं तो आपको समझ आता है जो शायद मिस हो जाता है आंकड़ों में, जो कि मैं शेयर करना चाहती हूँ, फिर इम्प्लीकेशंस पे भी वो इम्प्लीकेशंस में चला जाएगा। देखिए जैसे एक दलित वर्कर जो शायद दिन में 300 रुपए कमाते हैं, जब वो अपने गांव में रहते हैं जो मुख्यालय से 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूरी में रहते हैं, वो खुद अपनी पत्नी और अपनी माँ को लेकर के जाते हैं एक कंप्यूटर सेंटर पर, छोटे छोटे खुले हुए हैं अब गांव में, वो ही एक रोजगार है बिहार में। क्योंकि हमारे यहाँ
नहीं, सुविधा केंद्र नहीं, प्राइवेट सेंटर्स हैं, सुविधा केंद्र भी हो सकते हैं ज्वाइन, पर प्राइवेट लोग दुकानें खोल के हैं। देखिए, रोजगार का पूरा अभाव है। आपके पास है क्या? इंडस्ट्री के नाम पे कुछ नहीं है, स्मॉल इंडस्ट्रीज आपने विकसित नहीं कर रखी, रोजगार है नहीं, तो आप क्या रोजगार करेंगे? या तो आप ईट भट्टा में काम कर लीजिए अगर आप गांव में रहते हैं, या फिर आप कोई छोटी सी दुकान सेट कर लीजिए जो जिसमें आप, जैसे कितना एम्प्लॉयमेंट दे दिया इलेक्शन कमीशन ने हमको, 8 करोड़ लोगों के यूनिक फॉर्म्स छपे हैं, वो लोग फोटोकॉपीज कराएंगे, एप्लीकेशंस डालेंगे। तो ये व्यक्ति जो हैं, ये गए, इन्होंने 50 रुपया इन तीनों लोगों के लिए पे किया, 150 रुपया। किसी के लिए कोई मायने नहीं रखता शायद, मगर उस व्यक्ति के लिए मायने रखता है जो अपने गांव में मुश्किल से 300 रुपया दिहाड़ी कमा पा रहे हैं, जो खेत मजदूर हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है। वो 150 रुपया खर्चा किया, और उन्होंने क्या है कहा कि मैंने अपने फॉर्म, मेरे पास है जाति प्रमाण पत्र, एक्चुअली उनके पास है नहीं जाति प्रमाण पत्र। उन्होंने अप्लाई किया जब बीएलओ गांव में आए और उन्होंने कहा कि सबको देना होगा, तो उन्होंने कहा मुझे भी देना होगा, तो वो गए और उन्होंने वो 150 रुपया खर्चा किया। अब कह रहे कि वो कैसे कैसे क्वांटिफाई करें उसको, उस बूढ़ी औरत का दर्द कैसे क्वांटिफाई करिए जो कह रही है अरे मैं तब से वोट डालती आ रही हूँ, मैं कब से वोट डालती आ रही हूँ, मुझे अब तो याद भी नहीं है मैंने 5 बार डाला होगा, 8 बार डाला, 10 बार डाला होगा। और जिसकी अब 3 बहुएं, 3 बेटे हैं, जो सब एकदम अचानक से कटघरे में खड़े हो गए कि अब ये वोट डाल पाएंगे या नहीं। उनकी 3 बहुओं में जो मुझे लगता है कहानी थोड़ी सी मिस हो जाती है जब हम हाशिए में और दलित समाज के बारे में, वर्किंग क्लास के बारे में सोचते हैं, हम उन घरों की औरतों को भूल जाते हैं। उनके लिए तो और खासा दिक्कत है। आप कह रहे हैं माँ बाप का दे दीजिए, अरे माता पिता का कुछ भी देने के लिए, मतलब जानकारी भी देने के लिए, वो उन महिलाओं को जिन्होंने 18 साल, 17, 16 साल में शादियां कर करके अपने ससुराल में सेटल हो गई, अब वो 2003 की लिस्टें निकाल कर लाएंगी अपने माता पिता की, उनके पास तो ये जवाब भी नहीं है। तो मुझे लगता है इम्प्लीकेशन तो वोट बंदी ही है, सरल शब्दों में, मतलब बिल्कुल अगर सटीक तरह से कहना हो तो वोट बंदी इम्प्लीकेशन है इसका। और दूसरा इम्प्लीकेशन ये है कि जैसे और चुनावों में किया गया है, जिसे मुझे लग रहा है बहुत सिंपली कहें तो मैच फिक्सिंग हमने कर ली है, पर अब क्योंकि ये आईपीएल का शो है, आप लोग खेलिए, तो हम लोग खेलेंगे, इंडिया गठबंधन भी आएगा, हम सब, सिविल सोसाइटी भी बहुत मेहनत करेगी कि सेक्युलर और सोशलिस्ट नेशन हमारा बचे, हम हमारी संवैधानिक वैल्यूज को खो नहीं दें। मगर मैच फिक्सिंग के बाद खेल में क्या होता है वो तो हम सब जानते ही हैं। तो मुझे लग रहा है कि 1% वोटर गायब होगा। वो कैसे गायब होगा, वो कैसे वल्नरेबल होगा, मतलब कह पाना बहुत मुश्किल है। हमारा शायद दिमाग उतना कूटनीति कर नहीं पाता भाई, हमको साधारण हिंदुस्तानी है जो शायद सुप्रीम कोर्ट में खड़े होते हैं, क्योंकि हम तो थे 25 के वोटर रोल पर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी अररिया में, और अब हम भी वहीं खड़े हैं। पर बस ये है कि मेरे जैसे लोगों के लिए महिला होने के बावजूद एक पासपोर्ट है, उसकी फोटोकॉपी हमने लगा दी, माता पिता का भी निकालना पड़ेगा तो उनके पिक कार्ड्स हम व्हाट्सएप पे मंगा लेंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि आप, हाँ बिल्कुल, मतलब जो हाशिए पे समुदाय हैं, वो दलित, बहुजन, हमारे यहाँ तो महादलित, ईबीसी भी एन्यूमरेटेड संख्याएं हैं, वो लोग हैं, जो मजदूर वर्ग के हैं, जो माइग्रेटेड वर्कर्स हैं। और ये छोटा नंबर्स नहीं है एक्चुअली, ये जो मैंने कहा 40%, ये एक्चुअली 2 करोड़ लोग हैं। तो ये 2 करोड़ लोग में से आपने बहुत सारे कंसेशंस करके, बढ़िया बीएलओस, डिस्क्रिशन, ये वो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ईसीआई कही देगा कि चलिए आधार लगा दीजिए, तो भी इनमें से कितने गायब होंगे, और वो गायब होने वाले कौन होंगे? और फिर जो लोग कह रहे हैं कि एक बैकडोर एंट्री एनआरसी की है, तो आपको लगता है कि भाई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, और आप उसमें हमारा इलाका ही मान लीजिए, सीमांचल का इलाका जिसमें कई सारी मुस्लिम कॉन्सेंट्रेशन डिस्ट्रिक्ट है, वो भी है। तो इतना बिल्कुल हम सब समझ रहे हैं, दिक्कत ये है कि हम सब जानते हैं कि क्या हो रहा है, और हम अपने को विवश पा रहे हैं कि कांस्टेंट स्टेट ऑफ टर्मोइल जिसे कहते हैं ना, आप हमेशा परेशान रहें, आप मजदूरी के लिए परेशान रहें, आप महंगाई के लिए परेशान रहें, बिजली नहीं आती वो आप परेशान रहें, हमारे यहाँ बाढ़ आने वाली है उसके बारे में आप सोचें, और इस सबके बीच में टेरर अटैक, उसके बीच में पाकिस्तान से वॉर, उसके बीच में बांग्लादेशी घुसपैठी है, मतलब
जो संभव है सरकार आपको लगातार 7 तारीख 7 बजे अररिया का क्या हाल था उस पर भी आप बात कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एसआईआर से जुड़ा हुआ है। लुम्पन क्राउड सड़कों पे थी क्योंकि चारों तरफ अंधेरा था। तो मतलब अगर मतलब महिलाओं के लिए क्या बनाया था उस दिन हमने देश में, वो जगह थी क्या कि वो सड़कों पर हो सकती थी अंधेरी स्ट्रीट्स पे। और इस पर बात होती है कि जेंडर पर्सपेक्टिव एक है, कास्ट जेंडर क्लास सबको देखते हुए हमको लगता है कि बहुत ही अनुचित काम किया जा रहा है। और अगर थोड़ी भी संवेदना लोगों में है और अगर वो अपने आप को रियली मतलब अगर कहीं पर देशभक्ति की थोड़ी सी भी फीलिंग है उसे वो अगर होगी ऐसी फीलिंग्स, तो मुझे लगता है कि तो बिल्कुल ही सरासर नाइंसाफी है। मतलब इससे बेहतर होगा कि इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाए, हम वोट डाले ही नहीं, बात खत्म। हाँ, मतलब ये एक शायद अगला स्तर शायद इस तरफ हम जाते हुए लग तो रहे हैं, जैसे कि हमारी भारत की जो है दुनिया भर में जिस तरह की रेटिंग्स हो रही हैं डेमोक्रेसी को लेकर भी, फ्रीडम को लेकर भी। पर ये जो बात दिलचस्प ये है कि जो आदमी जितनी गरीबी के हिसाब से जितना नीचे है, उसके लिए उतना महंगा है इस मतदाता सूची में अपना दाखिल हो पाना, अपना नाम दाखिल करवा पाना, बजाय उन लोगों के जो लोग शायद ठीक-ठाक हैं और जिनको लेकर उतनी उस तरह की दिक्कतें नहीं हैं। जैसे ये भी बहुत अच्छी बात है जो आपने बताई कि जो लोग अपने सालों से जो अपने ससुराल में वो बहुएँ अपने वो अपने कहाँ से लेकर आएँगी जो माँ-बाप के बारे में वो पता नहीं कहाँ से कितनी दूर अगर वो लोग हैं और किसी और जगह पर हैं, तो वो सब भी काफ़ी सारी मुश्किलें इसको लेकर हैं। तो अब जो फिर ये जो बिहार का जो चुनाव है वो किस तरफ जाता दिखेगा आपको जब, क्योंकि ये बात भी बहुत दिलचस्प है कि अ, मेरे एक दोस्त हैं वो कहते हैं कि जब एक देश खुद को खाने लगे, तो आप क्या कर सकते हैं सिवाय कि चीखें चीखें मतलब कि लड़ें, जो है उसमें लड़ना लड़ना जो है वो ज़रूरी है, उसमें आप उसमें उससे हट जाना तो शायद उस तरह से नहीं है। मैंने देखा था कि कई लोग ये बात कर रहे हैं कि वो गांधी के असहयोग आंदोलन के बारे में बात कर रहे हैं, पर वो फिर भी जहाँ-जहाँ पे लोगों ने बायकॉट किए चुनाव के, तो वो दरअसल उसको भी ठीक से वो एक बयान की तरह दर्ज नहीं हुआ, वो एक प्रतीक की तरह स्थापित नहीं हुआ आज़ाद भारत में। गांधी ने बहुत कुछ किया जो गुलाम भारत में था, पर वो शायद आज़ाद भारत में उतना आसान उस तरह से नहीं दिखता है। पर लड़ाई में रहना शायद ज़रूरी है और उसको लेकर लगातार बात करना भी ज़रूरी है। और उसके ज़रिए मैं और भी कुछ पढ़ रहा था जो कि 2 चीज़ें थी। तो सुरूर अहमद की टेलीग्राफ में वायर में एक स्टोरी आई थी। उनका कहना था कि ये उल्टा भी पड़ सकता है, पर पता नहीं, मतलब मुझे समझ नहीं आया कि वो कैसे ऐसा होगा। और दूसरा एसवाई कुरैशी का एक एक्सप्रेस में एक और पीस आया था जिसमें उन्होंने आखिरी कतार के आखिरी लोगों को इसमें शामिल करने की बात थी, जो कि वो भी हमें साफ-साफ होती हुई दिखलाई नहीं पड़ रही, क्योंकि अगर हर व्यक्ति कटघरे में है, तो फिर वो सबूत और सबूत का जो की जो अदालत बैठेगी, जो बीएलओ अपनी अदालत लगा के तय करेगा कि हाँ, ये है, जो कि एक कॉपी लेकर आपके पास आया और दूसरी कॉपी उसके पास उठाने का भी वज़न उठाने का भी उसके पास साधन नहीं। तो इस पूरी गड़बड़ में, और ये जब पूरे देश में होगा क्योंकि तो बिहार, इसमें ये है कि बिहार में जो जो हो रहा है ये फिर ये पूरे देश में भी होगा। तो आपको लगता है कि इसमें कोई करेक्टिव मेजर्स सचमुच होंगे या ये इससे और इससे भी बुरा होता चला जाएगा? नहीं, देखिए बिहार की यूनिक परिस्थिति ये हो रही है कि हम मतलब अगर दुनिया में हिंदुस्तान अभी डेवलपिंग कंट्री है तो हमारे देश में बिहार डेवलपिंग राज्यों में आता है, हर आंकड़े में हम सबसे नीचे पाए जाते हैं। तो हमारी यूनिक परिस्थिति है कि हमारे हालात खासा बुरे हैं। दूसरा ये है कि चुनाव से 2 महीने पहले या 3 महीने पहले आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, और ये शायद आज सुप्रीम कोर्ट के डिस्कशन में भी बार बार हो रहा था कि भाई आप अगर आपको करना ही था तो पहले क्यों नहीं कर लिया, जनवरी में ही कर लेते ना, जनवरी में हो जाता तो हमारे पास 10 महीने होते। तो उस लेवल पर हम कह सकते हैं कि भाई अगर पूरे देश में किया जाएगा तो आप टाइम ले लीजिएगा, आप कर, पर आप करना क्यों चाहते हैं? मुझे लगता है फंडामेंटल क्वेश्चन अब पूछने की जरूरत है। क्या आप इसलिए करना चाहते हैं कि लगातार जब उथल पुथल बची रहेगी तो मैं बुनियादी चीजों के बारे में नहीं सोच पाऊंगी, जिससे हमने शायद आज बातचीत शुरू की थी बिल्कुल, कि क्योंकि बिहार की जब बात करेंगे, वो अगर मतदाता सूची की बात करते रहेंगे। हम वोटर लिस्ट पर बात करेंगे या हम इस पर बात करेंगे कि सीमांचल में बाढ़ आने वाली है, और हर साल बाढ़ आती है तो जनप्रतिनिधि क्या करेंगे अगर हम हमने अपना वोट दे कि हम हाईएस्ट माइग्रेशन डिस्ट्रिक्ट हैं।
मैं जानती हूँ मैं बिहार के लिए बोल रही हूँ, पर मैं अपने एक उदाहरण दे रही हूँ कि अररिया में अगर कोई जनप्रतिनिधि मुझसे वोट मांगने, हम हाईएस्ट माइग्रेशन डिस्ट्रिक्ट है, आप मेरे एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या करेंगे? हम अभी भी उस स्थिति में हैं कि देश में 60% बच्चे बच्चियां जो पहुंच रहे हैं छठी क्लास में, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का कोई आर्टिकल कल देख रही थी कि वो ठीक से ग्रहण नहीं कर पाते हैं जो लिखा हुआ है, कॉम्प्रिहेंशन नहीं है उनके पास। वो पढ़े लिखे हैं, वो रीडिंग राइटिंग कर रहे हैं, पर कॉम्प्रिहेंशन उनका गायब है। तो हम इस पर बात करेंगे ना, और हम इस पर वोट देंगे, पर हम न दें तो हम अब SIR पे बात करें। आप यूं मान लीजिए कि बेस्ट सिविल सोसाइटी के लोग पिछले 10 दिन से या तो PIL की तैयारी कर रहे हैं, या ग्राउंड सर्वे कर रहे हैं, या लोगों के दस्तावेज तैयार करा रहे हैं। हम बुनियादी सवालों को जैसे मैं एक और उदाहरण देती हूँ आपको, हम रसोईया संघ से जुड़े हुए हैं। हमारे रसोईया को 1650 रुपया मिलता है, 10 महीने का मिलता है। वो सरकारी स्कूल में खाना बनाती है, जिसके आधार पे हम क्लेम करते हैं कि मिड डे मील खा रहे हैं तो हमारे बच्चे कुपोषित नहीं है, इसलिए वो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब दिस इज क्लेम टू फेम है हमारे देश में कि भाई इतनी बढ़िया हम लोग नीति लाए। उनको आप 1650 नहीं 50 रुपए दिन में आप उनको खटाते हैं स्कूल में। हम इस मुद्दे को लेकर हम लोग बिल्कुल फोरग्राउंड किए हुए थे, देशव्यापी आम हड़ताल कल होनी थी, पर कल हम देख रहे थे जब हम सड़कों पर आए तो वो मुद्दा कहीं गौण हो गया, क्योंकि अभी तो ये था कि अब तो वोटर ही नहीं ले जाएंगे। तो ये चुनाव के साथ में जो हम एक्स्ट्रा खोजते हैं वो कहाँ खोजेंगे, क्योंकि भाई अगर आप वोटर ही नहीं है, और सबसे कौन होंगे, कौन माइनस होने वाले हैं, हाशिए पे खड़े लोग। रसोईया किसको आप बना रहे हैं? आप तो खुद कह रहे हैं एकल महिलाओं को लीजिए, पिछड़े समाज के लोगों को लीजिए, जिसके पास कोई और अर्निंग नहीं है उसको लीजिए। तो फिर वही तो हैं जो वोटर लिस्ट की दौड़ भाग में अब लगेंगे। तो ये शायद मैं अपना थ्रेड यूज कर रही हूँ, बट ब्रॉडली ये है कि हाँ, सचमुच गहन मुद्दों से दूर कर दीजिए आप आम वोटर को, और उसको लगा के रखिए किसी ना किसी ऐसी चीज में जो अभी उसके लिए तुरंत रेलिवेंट नहीं है इस चुनाव के लिए। तो अगर आप देश में ये एक्सरसाइज करिए, और आप 1 साल पहले करिए, मगर फंडामेंटल क्वेश्चन मेरे लिए कि आप करना क्यों चाहते हैं? ऐसा क्या पता चला है हमारे MHA को, मतलब मिनिस्ट्री को क्या पता चला है होम अफेयर्स की, कि उनको संदेह है कि 50% लोग घुसपैठी हैं, है ना, या हमारी वोटर लिस्ट पे चढ़ गए। भाई क्यों करेंगे आप यूं सोचिए कि कितने करोड़ों रुपए खर्चा हो रहे होंगे, और वो हमारे ही रुपए है ना, हमारे ही टैक्स पेयर के रुपए है ना। मतलब फंडामेंटल्स पे लौटे तो वो टैक्स पेयर के रुपए हमारे जैसे सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के या सैलरीड लोगों के नहीं होते ना। इनडायरेक्ट टैक्सेस में आप सबसे साधारण इंसान से, जिसे आज आप वोटर लिस्ट से हटाने वाले हैं, वो जो नमक और चीनी खरीद रहे हैं, वो जो लेता है, डीजल लेता है, सब पे लागू होता है, सबसे सरकार तो पैसा आप सबसे गरीब लोगों का पैसा लेके उन्हीं को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, और उनसे अब आप प्रूफ मांग रहे हैं उनकी सिटीजनशिप का, उनके वोटिंग राइट का। तो पूरा सवाल एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल है कि हम क्या संविधान की बुनियादी सोच में विश्वास रखते भी हैं या नहीं आज के टाइम में, कि हर व्यक्ति को देश के लोकतंत्र का बराबरी से हिस्सा होना चाहिए और उसे एक सम्मानजनक जीवन मिलना चाहिए। वो कभी हमें फुलफिल करना है, और अगर करना है तो ये स्टेप क्यों? स्टेप ये हो सकता था कि 60 करोड़ या जो भी इस एक्सरसाइज में खर्चा होगा, मेरे ख्याल से तो इतना खर्चा होगा नहीं, मैंने आंकड़ों पे नहीं इतनी मेहनत की है इस चीज पे, मगर इतना पैसा क्या हम हमारी शिक्षा में नहीं लगा सकते थे? क्या रसोईया का मानदेय बढ़ाने में नहीं लगा सकते थे? क्या अपनी सहायिका को नहीं दे सकते थे? तो बियॉन्ड कॉम्प्रीहेंशन है, समझ से बाहर है कि ये हम कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। और वो ऐसे देश में जिसकी मतलब असल में अगर विरासत हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की थी और हमारा देश हमने उनसे इनहेरिट किया है, और हम अभी भी भगत सिंह के मूल्यों पर खड़े हैं, या हमें याद है सावित्री बाई, तो हम कर क्या रहे हैं, हम करना क्या चाह रहे हैं, इस पर सवाल होना चाहिए। पिछले 11 सालों में मेरे ख्याल से ये हुआ है कि जो आप जो इंसाफ का जो बुनियादी कायदा होता है कि भाई आप तब तक निर्दोष जब तक आप पर ये साबित नहीं हो जाता, तो वो पलट चुका है। अब आपको आप तब तक दोषी जब तक आप खुद को निर्दोष साबित नहीं कर देते। तो एक तो ये बड़ा बदलाव हम कई जगह देख रहे हैं, चाहे वो अल्पसंख्यकों के मामले हों, और यहाँ भी जो मतदाता को लेकर भी है, बाकी जगहों पर भी। तो एक तो ये है। दूसरा ये कि ये जो आपके सर्वे में आपने कितने अल्पसंख्यकों से बात की, मुस्लिमों से बिहार में कितने लोगों से बात कर पाए, जिनके, और उसका सेंस मेकिंग क्या हुआ, उनके अंदर क्या चल रहा है इस बात को लेकर? मेरे पास इसका ब्रेकअप नहीं है, और हमने विशेष कोशिश की थी कि किसी एक समाज में ही जाके ना बात करें। इनफैक्ट बहुत
खास था कि वो पूरा रिप्रेजेंटेटिव हो। बट हाँ, रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी इंक्लूडेड थी इस सर्वे में। जो एक्सप्रेस के आर्टिकल में जिन 2 मुस्लिम औरतों का कहा, वो अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो ईबीसी ओबीसी औरतें हों, वो मुस्लिम औरतें हों, या वो इनफैक्ट मुझे लगता है कि सवर्ण पॉपुलेशन से बात नहीं हुई, पर ये एक दिक्कत है जो हम महिलाओं की है, किसी भी कम्युनिटी कि हम एक्चुअली पेट्रिलोकैलिटी की वजह से नहीं रह पाते मायके में, ज्यादातर लोग हम ससुराल एफिलिएटेड इलाकों में हैं। तो जब तक फैमिली मूवमेंट ये है इन औरतों क्या, और मतलब ऐसा रैम्पेंट माइग्रेशन है जिस प्रदेश में, मतलब बिहार में खुद इतना ज्यादा माइग्रेशन है कि अक्रॉस कम्युनिटीज अक्रॉस क्लास लोग बाहर हैं, तो उनके फॉर्म्स भरे जाएंगे, नहीं भरे, फिर वही होता है कि पढ़े लिखे लोग जो सैलरीड है वो तो कर ही लेंगे और उनके पास प्रूफ भी आसान है। मगर जो अपढ़ हैं, और मैं एक्चुअली ये वर्ड लिखकर बैठी थी, आपने एक पॉइंट पर लिटरेसी की बात की थी, तो लिटरेसी तो एक एस्पेक्ट है ना, मगर एक फंक्शनल लिटरेसी होती है। जब यूएस वगैरह में सर्वे होते हैं तो कहते हैं 80% लोग फंक्शनल लिटरेसी नहीं है उनकी। इसका मतलब ये है कि वो एक सिंपल आवेदन नहीं लिख सकते, वो फॉर्म नहीं भर सकते। तो हिंदुस्तान में जहाँ शिक्षा का स्तर ये है, छठी में हमको यही नहीं पता चल रहा, तो अगर आपने औपचारिक शिक्षा से किसी को निकाल भी दिया है 8 साल पढ़ा करके या 5 साल पढ़ा करके, तो उनका फंक्शनल लिटरेसी क्या होगा हमें नहीं, वो कितने फॉर्म्स भर सकते हैं, नहीं भर सकते। और डिजिटल डिवाइड के उस तरफ भी कई लोग होंगे जो, जिसको हम डिजिटल डार्क जोन्स कहते हैं, जहाँ पे दरअसल इंटरनेट और उस तरह जिसको वो कह रहे हैं, तो हम बता रहे हैं कंप्यूटर में सब कुछ है उनके पास, तो मतलब ऐसा पता नहीं इस बात की तस्दीक कैसे होगी, और इस बात को वो कैसे साबित करेंगे कि ये हाँ उन्होंने सारी काम कुछ भी छोड़ा नहीं इसको, और इतने कम दिनों में। मुझे लगता है कि इसको लेकर लगातार हमको बात भी करते रहनी चाहिए और ये सवाल उठाते रहने चाहिए, ताकि जैसे कि आज का जो मुझे जो सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई लगी, मुझे लगा कि हाँ पहले से एक कदम आगे बढ़ी है चीजें जो है। मुश्किलें कम तो नहीं हुई, पर शायद कुछ समझ में आ रहा है लोगों को किस बारे में एक बातचीत शुरू हुई है और उससे शायद कोई रास्ता निकलेगा। चुनाव आयोग भी शायद इस बारे में मेरे ख्याल से शाम हो चुकी है, तो इस समय वो खासे सक्रिय हो जाते हैं, उनको पता है, तो उनमें से कुछ लोग बैठ के शायद सोच भी रहे होंगे कि इसको हमको क्या करना है। बहुत धन्यवाद कमायनी, आपका बहुत अच्छा रहा बात बात करके, और हम लोग लगातार आगे भी चुनाव तक बिहार के बात करते रहेंगे इन मुद्दों पे, जो जन पक्षधर हैं और जो ज्यादातर मुख्यधारा के मीडिया जिन बारे में बात करने से बचते हैं, तो तोड़ते मरोड़ते हैं, उसके बारे में खुलेआम झूठ बोलते हैं, जैसे कि हमने फिर देखा कि बीच में वहाँ जो है मुख्यधारा के अखबारों ने जो है वो कुछ झंडों को पाकिस्तानी बता दिया, और ये सब शुरू हो चुका क्योंकि चुनाव उनको दिख रहा है कि चुनाव हो रहा है, और चुनाव किस तरह से वो अपने बिसात वो बिछाना चाहते हैं उसको इस तरह से। तो हम लोग लगातार बात करते रहेंगे। फिर से आपका बहुत शुक्रिया, हम संपर्क में रहेंगे। हरकारा डीप डाइव के साथ बने रहिए, और आपको ये बातचीत अगर पसंद आई तो इसको लाइक करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारे जो हम जैसे हम ख्याल लोग अगर आपके हैं तो उनके साथ इसको साझा भी करिए, कि इस बात को आगे बढ़ाइए, क्योंकि चुप रहना जो है वो शायद अब किसी के पास विकल्प है नहीं, अगर हम इस देश के को प्यार करते हैं और इसके लोकतंत्र को प्यार करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार।